हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का साइंस का बोर्ड का एग्ज़ाम, जो कि आज 22 मार्च को हुआ था। आज मैं इस वीडियो में तो आपके साथ सेक्शन ए के क्वेश्चंस के आंसर्स शेयर करने वाली हूँ, विच आर टोटली MCQs बेस्ड क्वेश्चंस। जो मैं सेट सॉल्व करने वाली हूँ दैट इज़ 3152। जो क्वेश्चन पेपर का कोड आई एम गोइंग टू सॉल्व इज़ 3152। ठीक है, आई हैव द सेट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर कोड, तो लेट्स स्टार्ट। So we have section A. Select and write the most appropriate option out of the 4 options given for each of the questions from 1 to 20. 1 mark question, MCQ based question है ये वाले सारे. So I have first question on the screen. Which of the following is not a thermal decomposition reaction? Guys, thermal decomposition reaction वो reaction होता है जो heat की presence में होता है, जिसको करवाने के लिए, जिस डिकम्पोजिशन को कराने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन नंबर A, B, C, D, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखें तो जो सी है दैट इज़ AgCl से बनेगा Ag+Cl2। दैट इज़ नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, इसको हीट नहीं देनी पड़ती, इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें लाइट देनी पड़ती है। तो AgCl इज़ नॉट अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज़ अ लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन दैट इज़ सी। सिमिलरली एक रिएक्शन होता है AgBr का। AgBr also breaks into Ag and Br2, that is also an example of light decomposition reaction. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C is the correct option. Let's move on to the next question. The process in which transport of soluble products of photosynthesis takes place in plants is known as, देखो soluble products of photosynthesis किस मेथड से ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आपको बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, ये सबसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। जो हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लेसेंटा इज। ठीक है, प्लेसेंटा आपको पता है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मदर और एम्ब्रियो या फीटस के बीच में जो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम प्लेसेंटा बोलते हैं। एंड आपको पता होगा प्लेसेंटा 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बनता है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है प्लेसेंटा के रिगार्डिंग। इट इज़ डिस्कॉइडल एम्बेडेड इन द यूटराइन वॉल। हमारा जो ह्यूमन प्लेसेंटा होता है वो डिस्क लाइक होता है, इसीलिए हम इसको डिस्कॉइडल भी बोलते हैं। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। बिल्कुल, प्लेसेंटा के ऊपर क्रोनिक विलाई प्रेजेंट होती है, तो विलाई तो उस पर होती है। इट हैज़ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है कि अगर विलाई होती है तो विलाई हमेशा सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है, कभी भी सरफेस एरिया को डिक्रीज़ नहीं करती है। अगर आपको इसका ऑप्शन नहीं भी आंसर याद था तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। सिमिलरली जो प्लेसेंटा के ऊपर विलाई प्रेजेंट होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है। तो यहाँ पे हमारा लार्ज सरफेस एरिया जो है वो आना चाहिए था, स्मॉल सरफेस एरिया नहीं आना चाहिए था। सरफेस एरिया लार्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आप देखो तो ये पहले ABCD चारों ऑप्शन रिडॉक्स रिएक्शन तो हैं, बट आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। अगर दो चीज़ें कंबाइन करके कुछ चीज़ की फॉर्मेशन करती हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी इज़ नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी में कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे कार्बन जो है दैट इज़ डिस्प्लेसिंग आयरन फ्रॉम इट्स आयरन ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस किया जा रहा है, तो दिस इज़ अ डीकॉम्पोजिशन, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्ट प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल इज़। अगर आप लोगों को पता हो, सारे फॉस्फेट्स दे रखे हैं,
अगर आप लोगों को पता हो कि हमारी जो बोन्स होती हैं उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, और हमारा जो इनामल होता है वो भी एक बोन होती है, इवन वो सबसे हार्डेस्ट बोन होती है हमारी पूरी बॉडी की, इनामल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है हमें बोन्स के लिए। इनामल हमारी एक बोन है और इट इज़ द हार्डेस्ट बोन। अगर आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया है तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके दांतों में अगर हाथ फंस जाए तो बहुत ज़ोर से लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनामल होता है एंड इनामल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। तो कैल्शियम फॉस्फेट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव आइडेंटिफाई एन इनवॉलेंट्री एक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते हैं, ना तो हम हमारी मर्ज़ी से उसको चला सकते हैं और ना ही बंद कर सकते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस, राइडिंग अ बाइसिकल, हम बाइसिकल चला भी सकते हैं, उसे रोक भी सकते हैं। पिकिंग अप अ पेंसिल, पेंसिल उठाई भी जा सकती है और उसको रखा भी जा सकता है। रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, ना तो हम हार्ट बीट को चला सकते हैं और ना ही उसको रोक सकते हैं। हार्ट बीट को रोक सकती है सिर्फ हमारी बॉडी, जो खुद से रोक सकती है, एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू डेथ। तो रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट बीट इज़ अ इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड नॉट अ वॉलेंट्री ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. The next question, an aqueous solution of sodium chloride is prepared in distilled water. What is the pH of the solution? It is a very easy question. Sodium chloride, if you see, sodium chloride is a salt. ठीक है, sodium chloride is what? It is a salt. And even if you go, तो जो sodium chloride होता है that is जो सोडियम क्लोराइड होता है वो एक सॉल्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का। इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इसके अंदर? इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है दैट इज़ HCl। ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ NaOH। तो इफ़ आई टॉक अबाउट सोडियम क्लोराइड, तो जो भी सॉल्ट होती है एक स्ट्रॉन्ग बेस की और एक स्ट्रॉन्ग एसिड की, वो न्यूट्रल होती है, उनकी pH न्यूट्रल pH आएगी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर थर्ड 7। ठीक है, 7 न्यूट्रल pH होती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट जो होती है वो न्यूट्रल होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. Moving on to next question. A metal X is used in thermite process. When X is heated with oxygen, it gives an oxide Y, which is amphoteric in nature. X and Y respectively are. X and Y क्या है हमें बताना है। तो एम्फोटेरिक नेचर हमें पता है, क्लास 10th में बहुत इजीली रिवाइज कराया जाता है कि एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, लेड हो गया, इनकी जो ऑक्साइड्स बनती हैं वो बिल्कुल एम्फोटेरिक नेचर की बनती है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है और एल्यूमिनियम को ही हम थर्माइट प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम्स होते हैं जो नेचर ने बनाए हैं। वी हैव मैन मेड इकोसिस्टम जो इंसान बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ द क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। जो हम बनाते हैं उसको हम ही हार्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये और पूछा जाता तो एक्वेरियम, एक्वेरियम इज़ ऑल्सो अ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का दूसरा नाम होता है एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, जो इंसान ने बनाए हैं। तो क्रॉपलैंड हमने बनाई है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये एक अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 11. अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट in a plane of paper as shown in the figure. In this field, an electron and positron enter as shown. The electron and the proton experiences a force. आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर सकते हो। आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ना तो ऑप्शन ए आंसर है और ना ही ऑप्शन बी आंसर है। आइदर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आर द आंसर्स. तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आपको थंब कहाँ पॉइंट करना है? थंब आपको डायरेक्शन देगा फोर्स की। जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है लेफ्ट हैंड की, दैट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट फिंगर को आप रखो राइट साइड पे। ठीक है, फर्स्ट फिंगर को आप इस साइड पे रखो, राइट साइड पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड पे है। जो आपकी सेकंड फिंगर होती है, आपको सेकंड फिंगर रखनी होती है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ आइदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो आपको जो सेकंड फिंगर है आपकी, सेकंड फिंगर उसको आपको ऊपर वाली डायरेक्शन में रखना है। तो सेकंड फिंगर को आप इस तरीके से रखोगे। जब आप अपने लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर को ऐसे रखो, सेकेंड फिंगर को इस तरीके से रखो, तो आप ऐसे अरेंज करोगे प्रोटॉन के लिए, तो आप देखोगे जो आपकी थंब की डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड आएगी। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा।
ठीक है, तो ये अपनी फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरीके से डायरेक्शन आएगी, दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर आप सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के लिए करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जस्ट आपको डायरेक्शन जो है वो प्रोटॉन के ऑपोजिट करनी है वेलोसिटी की। तो प्रोटॉन के लिए जो फोर्स आया दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो जो प्रोटॉन के लिए आएगा दैट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए जो आएगा वो उसका ऑपोजिट आएगा, दैट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल आसानी से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। Moving on to question number 12, a current carrying device which produces a magnetic field similar to that of bar magnet. The only question जो इस चैप्टर में पूछा जाता है हमेशा, that is a solenoid. एक solenoid की बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बिल्कुल सिमिलर ही बनती है, तो दैट इज अ solenoid is the correct option over here. Select from the following the conditions responsible for rapid spread of bread mold on a slice of bread. Bread mold क्या होता है? Bread mold is राइजोफस। राइजोफस को हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, इट इज़ अ फंजाई। और फंजाई को जो ग्रोथ करने के लिए कंडीशंस चाहिए होती हैं वो हमें बतानी है। तो फंजाई को ग्रो करने के लिए प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, ऑब्वियसली स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स बनेंगे तभी वो जर्मिनेट करेंगे, और तभी वो और मतलब फेवरेबल कंडीशन में वो जर्मिनेट करेंगे टू गिव राइज टू ब्रेड मॉल्ट। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द ब्लड, बिल्कुल किसी भी चीज़ को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स एंड मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। लो टेम्परेचर, एक जो फंजाई होती है वो हमेशा और हमेशा वार्म एंड मॉइस्ट एरिया में ही ग्रो करती है, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर नहीं आना चाहिए था, द टेम्परेचर शुड बी वार्म टेम्परेचर आना चाहिए था। एंड द प्रेजेंस ऑफ हाइफा, हाइफा तो उनके पास हाइफा इज जस्ट उनको अटैच करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली जो चीज़ें उसके रैपिड स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं दैट आर स्पोर्ट्स एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड द सेकेंड आर द करेक्ट ऑप्शंस। Moving on to next question, how will the image formed by a convex lens be affected if the upper part of the lens is wrapped with a black paper? कभी भी हम अगर लेंस को या मिरर को उसके पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं तो पूरी की पूरी इमेज बनती है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों को लगता है कि अगर हमने कवर कर दिया मिरर को तो इमेज नहीं बनेगी, इमेज हमेशा बनती है, बट वो दिखती है एक स्पेसिफिक एरिया से ही है, उसका फील्ड ऑफ व्यू ज़रूर कम हो जाता है उसकी, बट इमेज बनती पूरी की पूरी ही है, और सिर्फ ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन द फिनोमिना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आर, रेनबो के फॉर्मेशन में कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑप्शन दैट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, और रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो के लिए स्कैटरिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है, रेनबो इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन नॉट स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद रेनबो के अंदर रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल नहीं होती है, तो रिफ्लेक्शन भी हमारा यहाँ पे कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बचा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज़ एक रेनबो के अंदर रिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन होती है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तीन फिनोमेना देखने को मिलते हैं रेनबो के अंदर। एंड रेनबो भी अगर आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, रेनबो भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी रेनबो, एक सेकेंडरी रेनबो होती है। प्राइमरी रेनबो में तीन फिनोमेना होते हैं ये वाले, बट सेकेंडरी रेनबो के अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होती है वो दो बार होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी इज टोटली द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको पता हो कि जो म्यू होता है दैट इज़ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, या फिर अगर आप उसको एन से रिप्रेजेंट करते हो दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ का ऑर्डर हम सभी को पता होता है। तो अगर मुझे चाहिए द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स शुड बी मिनिमम, तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसके लिए जो मेरा लैम्डा है दैट शुड बी मैक्सिमम। तो रेड लाइट का वेवलेंथ आपको पता है मैक्सिमम होता है, इफ़ यू राइट एज VIBGYOR, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो जो लैम्डा वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज़ करती है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ करती है। तो जो रेड लाइट होता है दैट हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Now, from question number 17 to 20, we have the assertion and reason questions. You have to mark A if both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A. B if both are correct but assertion is not, reason is not the correct explanation of A.
C, if assertion is true but the reason is a false statement, and D, if assertion is a false and reason is a true statement. Moving on to question number 17, that is, ozone layer protects the earth from the हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. बिल्कुल, ओजोन लेयर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. बिल्कुल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं वो डिप्लीशन भी करते हैं. बट अब हमें ये देखना है कि क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल रही है एजर्शन की या नहीं मिल रही है. ओजोन हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. क्यों करती है इसका रीज़न नहीं मिला. ठीक है, क्यों करती है, क्यों हमें प्रोटेक्ट करती है, ऐसा क्या है ओजोन के पास कि वो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है. वो प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो ऑब्जर्व कर लेती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को. क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको डिप्लीट ज़रूर करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट विल बी द बी. बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, but the reason is not the correct explanation of assertion. Moving on to next question, that is, some vegetable oils are healthy. ठीक है, कुछ वेजिटेबल ऑयल ज़रूर हेल्दी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं. वो आपको डिपेंड करता है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हैं या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हैं. वेदर दे हैव कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, कितना उसकी क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करता है. बट सम वेजिटेबल ऑयल्स आर एब्सोल्युटली हेल्दी. ठीक है, कुछ ज़रूर हेल्दी होते हैं. वेजिटेबल ऑयल्स जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स. बिल्कुल, जो भी हमारे ऑयल्स एंड फैट्स वगैरह होते हैं, लिपिड्स जो होते हैं, जिसमें जो ऑयल बनेंगे ना जनरली, उसमें आपको मोर देन कार्बन 16 कार्बन से ज़्यादा कार्बन जो होते हैं, तो वो लॉन्ग चेन तो ज़रूर होती है. तो रीज़न भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट ज़रूर है. बट ऑयल्स क्यों हेल्दी होते हैं उसका रीज़न तो नहीं मिला मुझे यहाँ पे. ठीक है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेट नहीं हो रही है. अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछूं तो मैं ऐसे पूछूंगी कि वेजिटेबल ऑयल्स क्यों हेल्दी होते हैं, उसका मुझे आंसर नहीं मिला. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी अगेन बी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर. हमारे जो इंडियन पेरेंट्स, इंडियन बड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो अब ओल्ड एज में जा चुके हैं, वो लोग तो यही मानते थे कि एक मदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा पैदा करने में या फिर बेटी पैदा करने में. तो वो ऑलवेज मदर को ब्लेम करते थे. बट ये भी वही स्टेटमेंट लिखिया, बट हमें पता है दिस स्टेटमेंट इज टोटली इनकरेक्ट. द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड एंड नॉट द मदर. वुमेन हैव XX सेक्स क्रोमोजोम. ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. वुमेन के पास XX क्रोमोजोम ही होते हैं. आप लोगों को पता होगा कि जो मेल्स होते हैं दे कैरी XY क्रोमोजोम. ठीक है, अगर मेल से एक्स जाएगा तो क्या बनेगी, मेल से एक्स जाएगा तो देयर विल बी फीमेल, एंड मेल से अगर वाई जाएगा तो मेल की फॉर्मेशन होगी, लड़के की फॉर्मेशन होगी. तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन जाएगा दैट इज एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे मेंशन करना था. एंड द लास्ट 20th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक चीज़ का ध्यान रखना कि लोअर पोटेंशियल एंड हायर पोटेंशियल. आप एक बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करते हो सर्किट के अंदर, जहाँ पे जो हमारा बड़े वाला डंडा होता है दैट इज़ द हायर पोटेंशियल और जो छोटे वाला डंडा होता है दैट इज़ द लोअर पोटेंशियल. अगर मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूँ तो करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन ये आएगी. अगर करंट की डायरेक्शन ये आएगी तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये आएगी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पोटेंशियल ही मूव करता है. तो पोटेंशियल की बेसिस पे नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रखी है, तो दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल ही जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. अ ड्राई सेल वो सेल होता है जो आप लिलैंग सेल जो आप अपनी घरों की बैटरीज में यूज़ करते हैं उसे हम ड्राई सेल बोलते हैं. अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. हम बैटरी क्यों लगाते हैं, हम सेल क्यों लगाते हैं, ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर सकें एक कंडक्टर के अंदर. बिल्कुल ठीक है. बट उन्होंने एजर्शन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर टू हायर पोटेंशियल जाता है. बट क्यों जाता है इसका आंसर हमें नहीं मिला. इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर पोटेंशियल जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज़ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है. जो लोअर पोटेंशियल होता है दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, और जो हायर पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो इसमें अगर लिखा होता कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और वह हायर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होता है. आपको पता है लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, इसीलिए जो
इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर अगेन बी विल बी द आंसर। सो हियर आई हैव कवर्ड ऑल द MCQs up to question number 1 to 20 of section A of the code 31 5 and set 2. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर कोड विच आई एम डिस्कसिंग हियर। इफ़ यू वांट एनी अदर कोड, अगर आपको कोई और कोड चाहिए, किसी और कोड के आपको MCQs या कोई भी क्वेश्चंस चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना आपको कौन से सेट के चाहिए, कौन से सेक्शन के चाहिए। अगर आपको इस पेपर के भी सेक्शन B, C, D चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख देना, मैं तभी इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। Thank you for listening to me. I hope my all the answers that I have given to you are correct. So please like, share and subscribe the channel. Please अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो पे लाइक ज़रूर करें एंड कमेंट में लिख के ज़रूर बताना अगर आपको इसका फुल सोल्यूशन चाहिए, एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन चाहिए या फिर अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ और आप सभी के 20 क्वेश्चन ये वाले बिल्कुल ठीक हों। थैंक यू सो मच।